डे में निचले स्तरों से संभला बाजार। सेंसेक्स 115 पॉइंट चढ़ा, निफ्टी 7,400 के पार बंद। इंडीज आईपीओ में रिटेल निवेशकों ने दिखाया जबरदस्त जोश। 66 गुना सब्सक्राइब हुआ आईपीओ, रिटेल हिस्सा 4 गुना भरा। भारतीय दवा कंपनियों को अमेरिकी सरकार ने दिया करारा झटका। दवाओं के रॉ मटेरियल के इंपोर्ट पर लगाई लगाम। अब एपीआई की मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका में ही करनी होगी। Being supported by almost most political parties, and I'm sure others will also see reason, and this law will become a reality very soon. वित्त मंत्री अरुण जेटली को भरोसा, बजट सत्र में जीएसटी बिल हो जाएगा पास, लेकिन कांग्रेस ने नहीं खोले अपने पत्ते। न वो जीएसटी वगैरह और किसी बिल पे कोई चर्चा उस पे जीएसटी पर कोई चर्चा। पर्सनल फाइनेंस यानी आपको जिंदगी की वो प्लानिंग जहां आप अपने सभी आर्थिक फैसले बेखौफ और बेझिझक होकर ले सके। योर मनी आपको इन्हीं फैसलों को लेने का भरोसा देता है, आपका फाइनेंशियल गाइड बनकर। नमस्कार, मैं हूं कविता थपलियाल। देखते हैं योर मनी में क्या है आज खास। कैसे कम उम्र में सही फाइनेंशियल प्लानिंग से आपके सारे सपने होंगे पूरे। कम उम्र में कैसे समझें अपने लक्ष्य। पॉजिटिव नेटवर्थ क्या है और कैसे आप इसे हासिल कर सकते हैं। आज हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ है पिका वेल्थ मैनेजमेंट के गजेंद्र कोठारी। गजेंद्र जी, स्वागत है आपका। पॉजिटिव नेटवर्थ क्या है? जब आपका निवेश आपके कर्ज से ज्यादा हो, ये सीधा सा मतलब है इसका। यानी सही निवेश रणनीति से आप सही एसेट्स बनाएं और लोन का पोर्टफोलियो कम रखें। आज योर मनी के यूथ स्पेशल में हम आपको कम उम्र से ही इसकी समझ डालने के गुर सिखा रहे हैं। गजेंद्र जी, यूथ स्पेशल शो है आज हमारा, और जैसे कि हम बात भी कर रहे थे, आज का जो यूथ है शॉपिंग और उनके सपने तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, अभी तनख्वाह मिली नहीं है कि उनके खर्चे लाइंड अप हो जाते हैं। इस तरह का एटीट्यूड एक्चुअली हम यूथ में देखते ही है, खासतौर से वो जिनकी अभी अभी जॉब लगी है या वो अपने जॉब के पहले 5 साल में है। सीरियसनेस नहीं आती है फाइनेंस को लेकर। ऐसे में अगर मैं पॉजिटिव नेटवर्थ का मतलब उन्हें समझाना चाहूं तो सरल भाषा में इसका मतलब क्या होगा? तो सरल भाषा में जैसे आपने पहले ही कहा है कि आपकी जो निवेश है टोटल रकम, वो अगर आपकी लायबिलिटी से ज्यादा है, आपकी खर्च से ज्यादा है, तो वो आपकी पॉजिटिव नेटवर्थ है। बट जैसा कि आपने कहा कि ये उनको समझाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो यूथ, जो यंग आज का निवेशक है, जो आदमी है, वो जब फर्स्ट टाइम जॉब करता है, उसको एक सैलरी मिलती है, उसने फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में अर्निंग स्टार्ट की है, तो जब उसको वो पैसा दिखता है तो वो चाहता है कि जितना जल्दी वो खर्च कर सकता करे, बिकॉज ये उसने कमाया है जी। तो उसकी बहुत सारी जरूरतें रहती है, जो लाइनअप रहती हैं, बकेट लिस्ट बनी हुई रहती है। बिल्कुल, मुझे पहली सैलरी, पहला खर्च और ये सारे सपने मुझे पूरे करने हैं। बिल्कुल। सो उन्हें लेटेस्ट गैजेट्स खरीदने होते हैं, उन्हें पार्टीज में जाना होता है, घूमने जाना होता है। सो और उस वक्त उन्हें ये सेविंग्स का बिल्कुल भी रुझान नहीं रहता है। उन्हें कोई चीज सही तरीके से बताई नहीं जाती है। बहुत सारे कंपनीज में हमने देखा ऐसा कोई इंडक्शन प्रोग्राम्स नहीं होते हैं जिससे उनके समझाया जाए कि आपकी हर मंथ सेविंग्स में से 20% आपको सेव करना चाहिए, तो वो खर्च में चले जाते हैं। और मैंने बहुत सारे, हम जब मिलते हैं लोगों से तो पता चलता है कि वो ऑलरेडी कर्ज में हैं। बिल्कुल। सबसे पहले एजुकेशन लोन उनका चालू रहता है, और फिर जैसे वो जॉब करते हैं तो उन्हें गाड़ी भी चाहिए होती है, घर खरीदना होता है, तो इसलिए वो डे वन से नेगेटिव नेटवर्थ में आ जाता है, बिकॉज उनका जो लोन होता है वो उनकी कमाई से ज्यादा होता है या सेविंग से ज्यादा होता है। तो ऐसे में किस तरह से उन्हें प्लानिंग करनी चाहिए? क्या पहली सैलरी मिलने से ही उन्हें एक पॉजिटिव नेटवर्थ एटीट्यूड बनाने के लिए निवेश शुरू कर देना चाहिए या अपने गोल्स लाइन अप करने चाहिए? अप्रोच कैसे हो? बिल्कुल, सबसे पहले आपको आपके गोल्स, रिक्वायरमेंट क्या है, उसको आपको पता करना चाहिए और उसको आपको डिफाइन करना चाहिए कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको पता चले कि ये गोल मेरा हाई इंपॉर्टेंट और ये लो इंपॉर्टेंट है, तब आप उसको बनाइए और फिर आपकी जो सेविंग्स है उसको वहां लगा सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको एक्सपेंसेस नहीं करने चाहिए, आप करें बिल्कुल, बट लेकिन 20-30% जो आपकी मंथली सेविंग्स है वो आपको लॉन्ग टर्म गोल्स के हिसाब से वो बनानी होगी। तो ऐसे में अगर जैसे कि लाइफस्टाइल गोल्स बहुत ज्यादा होते हैं, गजेंद्र जी आप भी इस बात से सहमत होंगे, तो लाइफस्टाइल गोल्स और उनके लॉन्ग टर्म गोल्स कैसे वो डिवाइड करें? कविता जी, ये बहुत सिंपल है। कई दो चीजें होती हैं, एक नीड्स होती है और एक वांट्स होती हैं। तो अगर आप अपनी वांट्स को नीड में बना लेंगे तब तो फिर बहुत मुश्किल है। तो आपको ये समझना है कि क्या मेरे लिए जरूरी है एज ए नीड, जैसे रोटी कपड़ा मकान, जो आपके डेली खर्चे हैं, वो आपको उसके लिए आपको सबसे पहले प्लानिंग करनी है। उसके बाद जब आपने ये तीनों बेसिक आइटम्स के
प्लानिंग कर ली, उसके बाद अपनी धीरे धीरे जरूरत वांट्स पे जा सकते हैं आप। तो निवेश की शुरुआत ये कम से कम कितने रुपए से कर सकते हैं और कितना समय देना चाहिए इनको अपने गोल्स को अचीव करने के लिए? और कर्ज कैसे कम से कम लें? कर्ज जैसे मैंने बताया कि कर्ज भी 2-3 रकम के होते हैं। एक अच्छा कर्ज होता है, एजुकेशन लोन अगर आपने लिया तो एक अच्छा कर्ज है, बिकॉज ये कर्ज नहीं है, एक इन्वेस्टमेंट है जो आप अपने लिए कर रहे हैं और वो आपको लॉन्ग टर्म में उसका पे ऑफ मिलेगा। बट अगर आप क्रेडिट कार्ड पे आप कुछ खर्च कर रहे हैं, जैसे आप फ्लिपकार्ट पे या स्नैपडील पे आप ले रहे हैं और उसको फिर रिवॉल्व कर रहे हैं, तो वो एक खराब लोन है और उसमें 15% से लेकर 35% तक आपका इंटरेस्ट चार्ज होता है। तो उससे अगर आप बच सकते हैं तो बहुत अच्छा है। सबसे पहले मैंने और भी देखा है कि शुरुआती जब कोई व्यक्ति जॉब ज्वाइन करता है तो उसको सबसे पहले एम रहता है कि घर खरीद लूं। बहुत प्रेशर रहता है सोसाइटी की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से। मेरा एक सुझाव है उनको कि आप फर्स्ट 10 साल जॉब की जो होते हैं उसमें आप घर नहीं खरीदें, बिकॉज आपको पता नहीं है कि आप कौन सी सिटी में काम करोगे, आप कौन सी कंपनीज में काम करोगे, आप स्टेबल नहीं रहते हो उस वक्त, आप घर चेंज करते हो, आपकी शादी होती है, आपके रिक्वायरमेंट्स बदलते हैं, तो उस वक्त एक अपने आप को बहुत बड़ा लोन, और होम लोन बहुत बड़ा लोन होता है किसी भी आदमी के लिए, तो उसमें आप कमिट मत कीजिए, बिकॉज वो इससे आपको फाइनेंशियल प्रेशर बहुत आता है, स्ट्रेस बहुत आता है। 10 साल बाद आपको क्लैरिटी रहती है आप किस इंडस्ट्री में हो, कहां जाना चाहते हो, तब आपके पास एक कॉर्पस भी बन जाता है, उस वक्त आप ये ले सकते हैं। जो कि ये गलती सभी लोग करते हैं एक्चुअल में, बिकॉज इंडिया में हमारा ये कल्चर की सबसे पहले घर हो जाना चाहिए अपना खुद का। लोगों को रेंट देना पसंद नहीं है, तो ये एक मिथ है। तो अगर उसको ये दूर जितना कर सकते हैं वो उनके लिए अच्छा रहेगा। तो ऐसे मुझे ये समझाइए कि पॉजिटिव नेटवर्थ आगे चलकर कैसे फायदेमंद साबित हो सकता है? पॉजिटिव नेटवर्थ हर जगह आपको बहुत फायदेमंद रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एक आपको पीस ऑफ माइंड रहता है सबसे पहले, ये एक बहुत जरूरी चीज है। सेकेंडली आप कल को अगर कोई भी लोन लेना चाहते हैं तब एक आपकी क्रेडिट रिपोर्ट रहती है जी, जो बैंक्स ट्रैक करते हैं आपको। अगर आपने पहले से ही 3-4 लोन लिए हुए हैं और फिर आप और लोन लेना चाहते हैं तो शायद ही कोई बैंक आपको देगी, ये बैंक देगी तो भी आप टर्म्स एंड कंडीशंस बहुत स्ट्रिक्ट रहेंगे। तो अगर आपका पॉजिटिव नेटवर्थ रहता है, आप कहीं भी कुछ अप्लाई करना चाहते हैं, आपने बिजनेस करते हैं उसके लिए आप लोन लेना चाहते हैं तो भी आपको मिल सकता है, आप विदेश जाना चाहते हैं तभी आपको पॉजिटिव नेटवर्थ हेल्प करता है, आपकी बैलेंस शीट स्ट्रांग रहती है। और अगर आप नया लोन, होम लोन या कुछ भी लेना चाहते हैं तो वहां पे आप नेगोशिएट कर सकते हैं, बिकॉज आपका स्कोर बहुत अच्छा है, तो वो बहुत फायदेमंद रखता है। अच्छा, हम अपने शो के जरिए तो काफी गुरु मंत्र और नुस्खे तो देते ही रहते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए। अब जैसे कि हम यूथ की बात कर रहे हैं, उम्र उनके पास इतने पैसे नहीं होंगे कि वो एक फाइनेंशियल प्लानर के पास जाके प्रोफेशनल सर्विस ले सके। खुद ही अगर उन्हें अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी होगी, जैसे कि हमने बताया कि अपने गोल्स को डिवाइड कीजिए, कैसे ये वो खुद कर सकते हैं? कितनी रिसर्च उन्हें खुद अपने आप करनी होगी? आगे चल के अगर वो चाहे तो किसी फाइनेंशियल प्लानर के पास जा सकते हैं, लेकिन शुरुआती तो उन्हें खुद अपने ग्राउंड वर्क और होमवर्क से ही करनी होगी। बिल्कुल, और ये कोई ज्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है। अगर वो खुद कुछ थंब रूल्स होते हैं जिसको अगर वो फॉलो करें तो वो बहुत काम करते हैं। सबसे पहले मैंने जो थंब रूल बताया जो यूथ के लिए बहुत काम है कि आप अपनी सैलरी की जो 25 to 30% अगर आप पर मंथ सेव कर सकते हो और उसको आप गोल्स के लिए बना सकते हो। शायद अभी आपको पता नहीं कि क्या गोल्स होंगे, तो सबसे पहला एक गोल होगा आपका रिटायरमेंट के लिए, वो डिफॉल्ट गोल है। तो वो तो होना ही चाहिए, सबसे पहला गोल आपका रिटायरमेंट का होना चाहिए। जितना जल्दी आप रिटायरमेंट के लिए सेविंग करना चालू करेंगे उतना ही कम आपको सेविंग। और आज का यूथ तो जल्दी रिटायर भी होना चाहता है, 40 के बाद कोई काम ही नहीं करना चाहता है। तो ये लोग अभी समझ नहीं रहे हैं। जब वो 23-24 के होते हैं तो उनको लगता है रिटायरमेंट बहुत दूर है, तो अभी क्यों सेविंग करें। बट कब समय निकल जाता है और कब वो उस कगार पे पहुंच जाते हैं उनको पता ही नहीं चलता है। बिल्कुल, और रिटायरमेंट में उन्हें अपने खर्चों को अभी ही काउंट इन करके आगे 20-30 साल के बाद उनका खर्च कैसा होने वाला है, लाइफस्टाइल कैसा होने वाला है, ये सब उनको आंकना जरूरी है। और दूसरी चीज है बजटिंग के बारे में, जो आज के यूथ समहाउ नहीं समझते हैं। पहले के जमाने में पेरेंट्स लोग बजट बनाते थे हर मंथ, अभी बजट नाम की कोई चीज फॉलो ही नहीं होती है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड जो आ गया है तो आप जल्दी से स्वाइप कर सकते हैं, आपको पता नहीं चलता है, आप कैश नहीं दे रहे हैं तो आपको पता नहीं चलता आपका कितना आउटस्टैंडिंग है, और फिर वो उसको रिवॉल्व करते रहते हैं। तो वो जो आदत है उसको उनको कट शॉर्ट करना बहुत जरूरी है, और नियमित रूप से आप खर्च करें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, तो यहाँ पे सिंपल बेसिक थंब रूल हमने आपको बता दिए हैं। पॉजिटिव नेटवर्थ के आगे चल के आपकी जिंदगी में क्या फायदे होंगे इस पे हमने चर्चा कर ली है। कुछ नहीं करना है, आपको अपने गोल्स डिसाइड करने हैं, भले ही आपके लाइफस्टाइल गोल्स हो या आपके आगे बड़े गोल्स हो लाइफ के, डिसाइड कर लीजिए। उसके बाद अपनी सैलरी का 25 से 30% बचाने की कोशिश कीजिए और उसे निवेश करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे शुरुआत अगर आप ऐसे कर सकते हैं तो आगे चल के आपके लिए राह बहुत ही आसान हो जाएगी। योर मनी में रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी लेंगे यंग इन्वेस्टर्स के सवाल। बने रहे हमारे साथ।
योर मनी में आगे बढ़ते हैं और हमारे पहले दर्शक का सवाल लेते हैं। इन्होंने दीपक कुम्हार ने अपना सवाल हमें भेजा है सोलापुर से। 27 साल की उम्र है इनकी और एसआईपी की शुरुआत करना चाहते हैं। 5,000 रुपए हर महीना ये निवेश कर सकते हैं। 20 साल का इनका टाइम होराइजन है। जानना चाहते हैं कि कौन से बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स है जो आगे चल के इनको बेहतर रिटर्न्स देंगे। साथ ही एसआईपी के जरिए ही निवेश करना चाहते हैं। जहां तक कॉर्पस की बात है, यानी वो राशि जो इकट्ठा करना चाहते हैं उसकी जानकारी इनके पास नहीं है, लेकिन पूछ रहे हैं कि अगर 5,000 का ही निवेश करते हैं तो कितना इकट्ठा कर पाएंगे 20 साल के बाद। तो दीपक, आपने एसआईपी के जरिए निवेश करने का मन बनाया है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी क्लैरिटी नहीं है कि कितना जोड़ना चाहते हैं गजेंद्र जी। समय काफी लंबा है, 20 साल का समय है और मेरे ख्याल से अभी तो ये बोल रहे हैं कि 5,000 रुपए 20 साल तक निवेश करेंगे, लेकिन शायद आगे चलकर और भी निवेश बढ़ाना चाहेंगे। बिल्कुल। सबसे पहले कविता जी, दीपक जी को ये सुझाव दूंगा कि वो जिसके लिए भी सेव करें उसके लिए गोल निर्धारित करें। हाँ। नहीं तो आपको जब पता ही नहीं है कहाँ जाना, तो आप कितना करो, वेदर ये आप 5,000 करो, ये सफिशिएंट है कि आपको बढ़ानी है। तो अगर आपको गोल पता है, उसकी राशि पता है और उसकी अवधि पता है, तब आप बैकवर्ड्स कैलकुलेशन करके देख सकते हैं कि मुझे कितना पर मंथ सेव करना है। फिर आपको ये भी देखना है कि आपकी रिस्क एपेटाइट कितनी है। अगर आप रिस्क ले सकते हैं तब फिर आप थोड़े, और चूंकि आपका समय काफी लंबा है, तो वो रिस्क ले सकते हैं। तो 12% के रिटर्न अगर हम एक्सपेक्ट करें, जो कि एक म्यूचुअल फंड से इक्विटी के थ्रू आता है, उन्हें वो जाना पड़ेगा। फिक्स डिपॉजिट से ये पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप हर मंथ एसआईपी के जरिए निवेश कर सकते हैं, तो 5,000 रुपए अगर आप करते हैं, आपने जैसे 20 साल बताया, काफी लंबा टाइम है, आप 2 हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं, एक कंजर्वेटिव और एक थोड़ा रिस्की। सो अगर आप डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में 3,000 रुपए पर मंथ लगाते हैं और 12% अगर हम रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं, तो उन्हें लगभग 30 लाख रुपया मिलता है 20 साल बाद में। और 2,000 रुपए की जो एसआईपी वो मिड कैप फंड्स में कर सकते हैं, जो थोड़ा और ज्यादा वोलेटाइल है, उससे उनको 20 लाख रुपए उस वक्त मिल सकता है। तो लगभग 50 लाख रुपए उनको 12% के हिसाब से 20 साल बाद ये कॉर्पस मिल सकता है और उसको वो यूटिलाइज कर सकते हैं अपने कोई भी गोल्स के लिए। लेकिन देखना होगा कि वो कितना रिस्क ले सकते हैं। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमने बहुत लोगों को देखा कि वो एसआईपी शुरू तो कर देते हैं, बट कुछ टाइम बाद वो बंद कर देते हैं, बिकॉज वो वोलेटिलिटी को समझ नहीं पाते हैं और फिर वो वापस फिक्स डिपॉजिट्स वगैरह में आ जाते हैं। तो उनको समझाना बहुत जरूरी है। लगातार अपना निवेश अगर ये 10% से बढ़ाते रहें हर साल, ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है जो हर निवेशक को करनी चाहिए, बिकॉज आपकी इनकम हर साल बढ़ती है तो आपकी निवेश अमाउंट भी बढ़नी चाहिए। अगर आप ये 10% रिलीजियसली कर पाते हैं तो इसकी जो इफेक्ट आती है लॉन्ग टर्म में काफी अच्छी आती है। और आजकल म्यूचुअल फंड्स में टेक्नोलॉजी के कारण आपको ये ऑटोमेट हो जाता है, आपको हर साल अलग से मैंडेट देने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली आपकी जो एसआईपी है हर साल 10% से बढ़ती रहती है और वो बढ़ी हुई राशि आपके अकाउंट से निकलती है। फंड के नाम इनको सजेस्ट करेंगे? बिल्कुल। सो अगर आप लार्ज कैप जो मैंने बताया, जो कम रिस्क वाले फंड्स उसमें जाना चाहते हैं, तो कोटक सेलेक्ट फोकस फंड है, उसमें आप ले सकते हैं। मोतीलाल ओसवाल फोकस 25 फंड है, उसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और रिलायंस इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड है। और अगर आप मिड कैप स्पेस में जाना चाहें तो जो कि थोड़े और वॉलेटाइल है, तो उसमें आप यूटीआई मिड कैप फंड और मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड, किसी एक फंड में आप निवेश कर सकते हैं और उसमें एसआईपी आप शुरू कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर कोटक सिलेक्ट फोकस, मोतीलाल ओसवाल मोस्ट फोकस्ड 35 जैसे फंड आपको रेकमेंड किए जा रहे हैं। उसके साथ साथ अगर आप चाहें तो यूटीआई मिड कैप, मेरा एस्टेट इमर्जिंग ब्लू चिप जैसे फंड्स में भी निवेश कर सकते हैं। दीपक, आपकी जो रिस्क एपेटाइट है उसको ध्यान में रखकर ही आप पैसे लगाइए और आपसे गुजारिश है कि आपका निवेश बढ़ाने की कोशिश करें हर साल। और इसी के साथ रुकते एक ब्रेक के लिए, लेकिन अगर आपका भी कोई सवाल है जो कि म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, लोन, फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़ा हुआ है, तो अपना सवाल आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं और साथ ही ट्विटर आईडी @kavita.th या फिर हमारे ईमेल आईडी mf@moneycontrol.com पर भेज सकते हैं। फिलहाल रुकते एक ब्रेक के लिए, लेकिन सवाल जवाब का सिलसिला जारी है। योर मनी में आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल रजनीश कुमार का लेते हैं। ईमेल के जरिए उन्होंने सवाल भेजा है। 21 साल की उम्र है इनकी और फिलहाल शादीशुदा नहीं है और 40,000 मंथली कमाते हैं और 28,000 बचा लेते हैं। रिटायरमेंट की एज इन्होंने अपने लिए रखी है 58 ईयर्स और गोल्स इन्होंने अपने विभाजित किए हुए हैं, जिसमें से इन्हें घर खरीदना है 8 से 10 साल के बाद, जिसके लिए इन्हें 25 लाख रुपए चाहिए। शादी करनी है 6 से 7 साल के बाद और इसके लिए इन्हें 3 लाख रुपए चाहिए। गाड़ी खरीदनी है 5 साल के बाद, 10 लाख रुपए जमा करना चाहते हैं इसके लिए। बच्चों की पढ़ाई के लिए 25
30 साल के बाद 40 लाख रुपए चाहते हैं और रिटायरमेंट जो कि 35 साल के बाद है 3.5 से 4 करोड़ रुपए ये जमा करना चाहते हैं। पूछ रहे हैं कि एक कंप्लीट फाइनेंशियल प्लान कैसा होगा मेरे लिए। तो रजनीश जी, अगर आप हमें सुन सकते हैं, बहुत अच्छी गोल्स लाइनअप करने की प्रक्रिया इन्होंने अपनाई है अपने लिए। कम से कम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स इन्हें पता है। हालांकि कितने पैसे लगा पाएंगे हर महीने उसकी जानकारी नहीं दी है, कितना रिस्क ले पाएंगे उसकी जानकारी नहीं दी है, इंश्योरेंस क्या है उसकी भी जानकारी नहीं दी है। तो एक तरह से कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग थोड़ी सी अधूरी हो जाएगी, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इनको एक कंप्लीट प्लान हम दे सके। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इनके मिड टर्म गोल से। बिल्कुल। सो जैसे कि आपने बताया, उन्होंने फाइनेंशियल प्लानिंग का जो पहला पड़ाव वो पार कर लिया है। खाली दूसरा पड़ाव ये है कि उन्होंने गोल्स तो 4-5 बता दिए, लेकिन उनकी प्रायोरिटीज नहीं बताई है। ऑफ कोर्स जो अभी उनकी मंथली सेविंग्स है वो लगभग 28,000 रुपये पर महीने है। अगर मैं ये जो 5 गोल आपने बताए हैं उनकी पर मंथ अगर आप प्लानिंग करना चाहते हैं तो आपको 38,000 रुपीज इन्वेस्टमेंट करने होंगे, तब आप ये सारा गोल अचीव कर पाएंगे। तो ऑफ कोर्स आज की डेट में आपको एक शॉर्टफॉल है, आप 28,000 है और आपको 38,000 चाहिए। तो मेरा आपसे ये सजेशन रहेगा कि आप प्रायोरिटाइज कीजिए कि आपके कौन से गोल इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं आपको क्विकली देखूं तो फिलहाल आपको एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन की प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आप अभी तक शादीशुदा नहीं है। जब आप शादीशुदा हो जाएंगे तब आप डिसाइड कर सकते हैं कि कैसे टाइप की आपको प्लानिंग करनी है। सबसे पहले मैं आपको कहूंगा, ऑफ कोर्स कुछ हिस्सा आपका रिटायरमेंट में जाना चाहिए। आप जितनी जल्दी हो सकते हैं रिटायरमेंट शुरू कीजिए। और मैरिज ऑफ कोर्स ये एकदम नियर टर्म गोल है जो आपको करना ही है, बिकॉज ये तो आपको 5-6 इयर्स में आपको करना, मतलब ये टाइम बाउंड है। तो आप इसको डिले भी नहीं कर सकते हैं, तो इसकी प्लानिंग कीजिए। कार की मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप उसको थोड़ा डिले कर सकते हैं, बिकॉज जो कार के लिए एसआईपी है वो लगभग 12,000 रुपये पर मंथ है। तो अगर आप कार को चेंज करके एक बार 2 व्हीलर्स में आ सकते हैं कि उसकी कॉस्ट 1/4 है, तो एटलीस्ट आपकी ट्रांसपोर्टेशन रिक्वायरमेंट भी हो जाती है और आप पे कम दबाव पड़ता है। तो एटलीस्ट मेरा जो सुझाव है, आप रिटायरमेंट फर्स्ट प्रायोरिटी रखिए, मैरिज सेकंड प्रायोरिटी रखिए और हाउस थर्ड प्रायोरिटी रखिए। तो एटलीस्ट जो 28,000 की मंथली सेविंग्स है उससे आपके ये तीनों गोल ऑन ट्रैक रहेंगे। बाद में जब आपकी शादी होने के बाद आप बच्चों की एजुकेशन और कार की प्लानिंग उस वक्त कर सकते हैं। साथ ही इमरजेंसी फंड के लिए भी हमें इन्हें बताना चाहिए। मेरे ख्याल से बिकॉज ये अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत कर ही रहे हैं, तो इमरजेंसी फंड इनको बनाना चाहिए। बिल्कुल, उसके लिए बहुत सिंपल, अगर वो अपने जो महीने की सैलरी है उस 3 महीने की जो एक्सपेंसेस हैं, जो घर खर्चे हैं, अगर आप उसको एक नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट में रख सकते हो या लिक्विड फंड में रख सकते हो, तो कोई कारण से आप बीमार हैं या जॉब अटेंड नहीं कर पा रहे हैं या जॉब लॉस हो गया, तो एटलीस्ट 3 महीने के खर्चे आपके लिए हेल्प रहेंगे इमरजेंसी फंड के थ्रू। बिल्कुल। साथ ही इन्हें अपने फंड की परफॉर्मेंस भी ट्रैक करनी चाहिए, क्योंकि इनके गोल्स मिड टू लॉन्ग टर्म है। हो सकता है ये फंड की परफॉर्मेंस को देख के परेशान हो जाए और एसआईपी रोकने की कोशिश करें। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कविता जी कि हर 6 मंथ्स के पीरियड में अगर जो सलाहकार हैं, एडवाइजर हैं, उनके साथ अगर वो एक संडे को 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए बैठ सकते हैं, तो एक जस्ट आइडिया रहता है कि वेदर वो ट्रैक पे है कि नहीं है। हो सकता है शॉर्ट टर्म में मार्केट्स नीचे हों और उनकी जो लागत है जो वो नेगेटिव दिखा रही है, बट ट्रैक करने से उनको एक कॉन्फिडेंस रहता है। चलिए, उम्मीद करते हैं रजनीश जी के इस प्लान से आप अपने निवेश की शुरुआत करेंगे और तमाम गोल्स को अचीव करेंगे। लेकिन अगर रजनीश जी की तरह आप भी एक यंग इन्वेस्टर हैं, अपना सवाल हमसे पूछना चाहते हैं और साथ ही आपका सवाल क्रेडिट कार्ड, लोन, म्यूचुअल फंड, फाइनेंशियल प्लानिंग या इंश्योरेंस जैसे टॉपिक पर हो, अपना सवाल व्हाट्सएप करें। हम नंबर स्क्रीन पे फ्लैश कर रहे हैं। ट्विटर ID @kavita.th और साथ ही हमारे ईमेल ID m@moneycontrol.com पर भी आप सवाल भेज सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इसी के साथ गजेंद्र जी आज शो पे आने के लिए। और योर मनी में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।